नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द यूपीएससी टाइम्स। आज के इस सेशन में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स को सिंपल और इंटरैक्टिव तरीके से डिस्कस करेंगे। चाहे आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप अपने करंट अफेयर्स को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, तो ये डिस्कशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कशन। हमारा पहला टॉपिक है यहाँ पे, इसरो लॉन्चेस इंडियाज हैवीएस्ट मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-7R। आज इंडिया ने स्पेस और डिफेंस सेक्टर में एक और हिस्टोरिक कदम उठा लिया है। इसरो ने संडे को सक्सेसफुली लॉन्च किया इंडियन नेवी का एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-7R, जिसे CMS-03 भी कहा जाता है। ये लॉन्च श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से LVM-3 रॉकेट के थ्रू किया गया। दोस्तों, ये कोई आम सैटेलाइट नहीं है। यहाँ पे इसका वेट जो है 4400 kg है और ये जो इंडिया का सबसे हैवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है अब तक का। इस लॉन्च के साथ ही इंडिया ने नेवल कम्युनिकेशन और मैरीटाइम सिक्योरिटी को एक नया बूस्ट दिया है। एंड ये जो लॉन्च है यहाँ पे, ये संडे को 5:26 PM पर हुआ था और कुछ ही देर बाद मिशन कंट्रोल ने कंफर्म किया कि सैटेलाइट को सक्सेसफुली जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में इंसर्ट कर दिया गया है। अब सैटेलाइट अपने ऑनबोर्ड प्रोपल्शन सिस्टम की हेल्प से फाइनल ऑर्बिट तक पहुंच जाएगा। GSAT-7R नेवी के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला है, क्योंकि नेवी के शिप्स, सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट, मैरीटाइम ऑपरेशन सेंटर्स को सिक्योर्ड वॉइस डेटा और वीडियो कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगा। मतलब इंडियन ओशियन रीजन में नेवी का कम्युनिकेशन नेटवर्क और सर्विलेंस कैपेसिटी और पावरफुल हो जाएगा। इस सैटेलाइट के सारे एडवांस सिस्टम इंडिया ने खुद जो है डिजाइन किए और डेवलप किए हैं। एक और एग्जाम्पल आत्मनिर्भर भारत का ये हमको देखने को मिलता है। ये लॉन्च क्लियरली दिखाता है कि इंडिया स्पेस और डिफेंस टेक में कितनी तेजी से अपने कदम बढ़ा रहा है। भारत की नेवी अब और मजबूत और हमारा इंडियन ओशन अब और सिक्योर हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इंगेज द तालिबान। ये आर्टिकल बेसिकली ये बोलता है कि इंडिया को तालिबान के साथ इंगेज तो करना चाहिए, पर उनको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज यहाँ पे नहीं करना चाहिए। इसका रीजन क्या है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशंस अब खराब हो रहे हैं और इंडिया इस सिचुएशन का यहाँ पे स्ट्रेटेजिक फ़ायदा ले सकता है। पाकिस्तान और तालिबान के बीच क्लैश बढ़ रहा है, तो इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि तालिबान के साथ थोड़ा कोऑपरेशन मेंटेन करने की, पर ज़्यादा दोस्ती नहीं। इंडिया के यहाँ पे मेन 3 गोल है अफगानिस्तान में। एक तो अपने इन्वेस्टमेंट और गुडविल को प्रोटेक्ट करना, जो इंडिया ने अफगानिस्तान में $3 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं, उसको प्रोटेक्ट और इंश्योर करना कि अफगान टेरिटरी इंडिया के अगेंस्ट टेररिज्म के लिए यूज ना हो। तालिबान को पाकिस्तान का पपेट बनने से रोकना, ताकि पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक डेप्थ ना मिले। इसलिए इंडिया स्लोली और कंडीशंस बेस्ड इंगेजमेंट कर रहा है, जैसे एम्बेसी अपग्रेड करना, ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट रिस्टार्ट करना, एक्सेट्रा। तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर का विजिट इंडिया में भी इसी डायरेक्शन का साइन था। बट रिकॉग्निशन के साथ लॉन्ग टर्म रिस्क ज़्यादा बढ़े हैं। तालिबान अभी भी वही आइडियोलॉजी फॉलो करता है। वोमेन का यहाँ पे एजुकेशन बंद, एम्प्लॉयमेंट रेस्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट शरिया रूल्स एंड कंट्री इकोनॉमिक कोलैप्स के एज पर है यहाँ पे अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की आधी पॉपुलेशन यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड पर जो है डिपेंडेंट। तालिबान ने यहाँ पे क्लेम किया है कि वो फॉरेन टेररिस्ट को सपोर्ट नहीं करेंगे, पर यूएन रिपोर्ट के हिसाब से अलकायदा और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के नेटवर्क वहाँ स्टिल एक्टिव है। तालिबान उनसे टाइज ब्रेक नहीं कर रहा है, बस लो प्रोफाइल यहाँ पे जो है मेंटेन कर रहा है। अभी सिचुएशन बेटर लग रही है, पर अफगानिस्तान हिस्टोरिकली अनस्टेबल है। अगर नया अनरेस्ट यहाँ पे हुआ, तो तालिबान के अंदर चलते जिहादी नेटवर्क फिर से एक्टिव हो सकते हैं, जो इंडिया के लिए डेंजरस होगा। अगर इंडिया उनको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर देता है, तो तालिबान के इंटरनेशनल लेजिटिमेसी मिल जाएगी और इंडिया के पास प्रेशराइज करने का लीवरेज कम हो जाएगा। अभी तालिबान को इंडिया की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे
तालिबान की इकोनॉमी जो है यहाँ पे कोलैप्स कर रही है। तो यहाँ पे जो है इंडिया एक एडवांटेज यूज कर सकता है, इंडिया को एक एडवांटेज यहाँ पे यूज करनी चाहिए कि इंगेज करो, बट राइट्स और इंक्लूसिवनेस के लिए जो प्रेशर भी मेंटेन रखो। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक रिकवरी, इंक्लूजन और रीजनल कोऑपरेशन से भी आएगी, मतलब गन्स के थ्रू नहीं, यहाँ पे रीजनल कोऑपरेशन जरूरी है। अब नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, वाई क्राउड स्टैम्पेड्स स्टिल हैपन्स इन इंडिया, रूल्स वर्सेस रियलिटी। ये आर्टिकल एक सिंपल चीज समझाता है, इंडिया में क्राउड रश या स्टैम्पेड ऑफन इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास रूल्स और गाइडलाइंस तो है, पर ग्राउंड पर उनका फॉलोअप और इन्फोर्समेंट बहुत वीक होता है। श्रीकाकुलम हाथरस 2024 और सबरीमाला 2011 जैसी ट्रेजेडीज में अलग अलग ट्रिगर्स थे, लेकिन मेन प्रॉब्लम यहाँ पे सेम थी। जैसे कि एक ही एंट्री एग्जिट गेट, लोगों की बाई डायरेक्शनल मूवमेंट, मतलब अंदर भी बाहर भी एक ही गेट के द्वारा, टेम्परेरी या अंडर कंस्ट्रक्शन एरियाज का यूज, क्राउड कैपेसिटी का कैलकुलेशन ना होना, कम ट्रेंड स्टाफ का होना, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। जब फुटफॉल प्रेडिक्टेबल हो जैसे रिलीजियस फेस्टिवल्स और पिलग्रिमेजेस, तब प्लानिंग और सेफ्टी और भी स्ट्रांग होनी चाहिए। लेकिन इंडिया में अक्सर रिलीजियस इवेंट्स बिना प्रॉपर परमिशन, क्राउड प्लान या सेफ्टी के ऑडिट के हो जाते हैं। अथॉरिटीज ज़्यादातर एरियाज देखकर एस्टिमेट कर लेती है कि कितने लोग आ सकते हैं, पर एक्चुअल एवैक्यूएशन टाइम, गेट ब्रेड्थ एंड एग्जिट काउंट, क्राउड फ्लो जैसे टेक्निकल पॉइंट्स को इग्नोर कर दिया। अब यहाँ पे गवर्नमेंट के पास नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जैसी गाइडलाइंस भी अवेलेबल है और नेशनल बिल्डिंग कोड्स जैसे रूल्स भी अवेलेबल है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। कुछ जगहों पर अच्छी प्रैक्टिस दिखती भी है, जैसे त्रिमाला में रियल टाइम मॉनिटरिंग और ट्रेंड स्टाफ, मतलब सिस्टम काम करता है, बस उसे हर जगह अप्लाई करने की ज़रूरत है। आर्टिकल में मेन मैसेज ये है कि क्राउड सेफ्टी एक सीरियस प्रोसेस है, सिर्फ बैरिकेड लगा देना या पुलिस को खड़ा कर देने से काम नहीं होता। प्रॉपर प्लानिंग, सर्टिफाइड स्ट्रक्चर्स, ट्रेंड स्टाफ, सीसीटीवी मॉनिटरिंग, क्राउड काउंटिंग और इमरजेंसी एग्जिट यहाँ पे जो है मैंडेटरी होने चाहिए। रिलीजियस इवेंट को भी यहाँ पे इंजीनियर सिस्टम की तरह ट्रीट करना चाहिए। आस्था के नाम पर बेसिक सेफ्टी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, प्रॉपर लाइसेंस और ऑडिट सिस्टम हो और रियल टाइम कंट्रोल यूज किया जाए, तो बहुत सारी यहाँ पे जो है जिंदगियां बच सकती है। प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं, डिसिप्लिन और इन्फोर्समेंट की है। ओनली व्हेन इंडिया क्लोजेस दिस गैप, रूल्स से प्रैक्टिस तक, तभी जो है स्टैम्पेड यहाँ पे रुकेंगे। अब हमारा जो है नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे, इंडिया शिपिंग सेक्टर। इस आर्टिकल का मेन पॉइंट ये है कि इंडिया का शिपिंग सेक्टर सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि देश की सिक्योरिटी और इकोनॉमी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले के सालों में लिबरलाइजेशन और प्राइवेट सेक्टर पे फोकस के चलते गवर्नमेंट ने शिपिंग को ज़्यादा सपोर्ट नहीं दिया। इसके चलते शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (SCI) कमज़ोर हो गया और इंडिया ज़्यादातर इंटरनेशनल शिप्स पर डिपेंड करने लगा। बट कोविड-19 के टाइम पर पता चला कि जब दुनिया क्राइसिस में होती है तो अपने पास शिप्स होना कितना ज़रूरी होता है, वरना ट्रेड पर कंट्रोल नहीं रहता। अब अब यहाँ पे गवर्नमेंट को ये समझ आ चुका है और इसलिए मैरीटाइम वीक इवेंट में काफ़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे अनाउंस किए गए हैं। पोर्ट को स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है, उन्हें प्राइवेट कंपनीज के साथ रन किया जा रहा है ताकि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आए। पोर्ट कनेक्टिविटी इम्प्रूव हो रही है, जैसे सागरमाला प्रोजेक्ट्स, और इंडियन सी फारर्स को ट्रेन किया जा रहा है। एक नए स्टेप ये भी है यहाँ पे कि फॉरेन शिपिंग कंपनीज को इनकरेज किया जा रहा है कि वो इंडिया में अपने शिप्स रजिस्टर करे, ताकि इमरजेंसी में इंडिया उन शिप्स का यहाँ पे अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए यूज कर सके। लेकिन ये आर्टिकल ये भी बोलता है कि इंडिया को शिप बिल्डिंग में भी मतलब अभी बहुत काम करना है। सिर्फ पोर्ट्स स्ट्रॉन्ग करने से काम नहीं चलेगा।
जब तक इंडियन शिपयार्ड्स खुद मॉडर्न शिप्स जैसे एलएनजी और ग्रीन फ्यूल शिप्स बनाने लगे, तब तक मतलब यहाँ पे जब तक इंडिया खुद अपनी शिप्स बनाने लगे, तब तक इंडिया शिपिंग में ट्रूली स्ट्रांग नहीं बनेगा। सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो इंडिया को अपनी शिपिंग पावर बढ़ानी है, तो शिप्स बनाना, उन्हें चलाना, फाइनेंस और ट्रेनिंग, ये सब चीज़ों पर एक साथ ध्यान देना होगा, तभी इंडिया फुल स्पीड से यहाँ पे। तो दोस्तों ये था आज का कंप्लीट डिस्कशन। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आपका करंट अफेयर्स और एडिटोरियल एनालिसिस क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।